हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जीके की मॉडल टेस्ट पेपर में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है। संसद के हमारे यहाँ पर दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये व्यक्ति न तो लोकसभा के सदस्य है न राज्यसभा के सदस्य है, लेकिन फिर भी ये इस पार्लियामेंट में जाकर बैठ सकते हैं, जाकर अपनी बात रख सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। तो ये अधिकार होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। आर्टिकल 76 में इनका मेंशन है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। इनके अपॉइंटमेंट की क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, और जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज को सैलरी मिलती है उतनी ही इन्हें सैलरी मिलती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है। इनका टेन्योर प्रेसिडेंट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बाकी ऑप्शन देखे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो संजीव खन्ना जी अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 51वें, और 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर, ठीक है, बी आर गवई जो बनेंगे वो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, क्योंकि आज 13 मई को ये क्या हो जाएंगे, संजीव खन्ना जी रिटायर हो जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल की मदद करने के लिए उनसे नीचे वाली एक पोस्ट होती है जिसको सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का मेंशन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका मेंशन है। 1989 तक ये दो मेंबर बॉडी हुआ करता था। फिर 1989 के चुनाव में सिर्फ उस चुनाव के लिए इसको दो सहायक दिए गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दो सहायक दिए गए, और फिर 1993 से परमानेंटली ये तीन मेंबर बॉडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ। तो अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई थी, ठीक है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पुराना है, और इसकी जो डिक्लेरेशन हुई थी वो नेचुरल राइट के बेसिस पर हुई थी। चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फॉर विच टैक्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस गिव मच लेटर आफ्टर इस इंट्रोडक्शन इन स्मॉल वे इन 1994। तो कौन सा टैक्सेस ऐसा है भारत में जो 1994 और 1995 से शुरू हुआ था। तो टैक्सेस ऑन सर्विस, सर्विस पर जो टैक्स जाता है उसकी शुरुआत आपकी 1994 और 5 से हुई थी। द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन्ड लेटर ऑन रेस्टिट्यूज फ्रॉम द खलीफा। कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने खुद को ये बोला कि भाई खलीफा से उनके पास परमिशन है शासन करने की। तो इल्तुतमिश इनका नाम था। ठीक है, ये रियल फाउंडर कहे जाते हैं दिल्ली सल्तनत के, वैसे फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और उनके ये गुलाम होने के वजह से या उनका सेवक होने की वजह से गुलाम के गुलाम इनको कहा जाता है। बलबन की बात करें तो बलबन ने करप्शन को कम करने के लिए फ्लैश वाली नीति चलाई थी, यानी कि जितना जो करप्शन करेगा उसके शरीर से उतना ही फ्लैश निकाल लिया जाए। इसके अलावा चालीसा को इन्होंने ऐड कर दिया था। चालीसा 40 मिनिस्टर का एक ग्रुप हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे, तुगलकाबाद को बसाया था और नहरें खुदवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के अंदर मिडाइवल पीरियड में सबसे बड़ी सेना थी। ये दूसरे राजा थे खिलजी डायनेस्टी के जो 1296 में गद्दी पर बैठे थे, और इन्होंने खराज को 50% तक कर दिया। बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत। इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को तिब्बत में फैलाया। बुद्धिज्म की बात करें तो गौतम बुद्ध इसके फाउंडर थे। दो दो बुद्धिज्म की ब्रांचेस होती है, एक महायान, हीनयान। महायान कहते हैं गौतम बुद्ध भगवान के अवतार थे। हीनयान कहते नहीं, वो एक सामाजिक सुधारक व्यक्ति थे, समाज को सुधारने आए थे। तो पदम संभावा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन 1937 एन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इंडोर्सिंग गांधी जी प्रपोजल फॉर बेसिक एजुकेशन। 1937 में गांधी जी ने एक बेसिक एजुकेशन का प्रपोजल पास करा था जिसको वर्धा प्लान के नाम से भी जानते हैं, जिसमें
ये था कि जो वर्नाकुलर जो मीडियम होगा वो इंग्लिश रहेगी, ठीक है। तो इसको वर्धा प्लान के नाम से जानते हैं। वर्धा प्लान की ईयर पूछे तो 1937। व्हाट इज द थर्ड स्टेट पैम्पलेट एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिटन बाय। तो एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी 1793 में, जिसका उद्देश्य था, जिसमें 3 नारे लगे थे आपका, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो इसका जो यहाँ पर जो एक पैम्पलेट थी, ठीक है, इसमें मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मेन पर्पस था कि भाई ऊपर की जो 2 स्टेट है वो टैक्स नहीं देती, तीसरी स्टेट ही टैक्स देती है। तो ये टैक्स का जो ये है, ये क्राइटेरिया ये सही नहीं है, ये इसका मेन आधार था। तो इसकी जो पैम्पलेट जो छपवाई थी वो एबिस एस साइज क्या हो जाएगा, चौथा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। गांधी जी सोल्ट सत्याग्रह वाज अ पार्ट ऑफ। तो गांधी ने एक सोल्ट सत्याग्रह चलाया था, जिसका मेन पर्पस ये था कि भाई जो नमक है वो एक डेली जरूरत की चीज है, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब व्यक्ति नमक यूज करता है, तो इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसके विरोध में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, जिसमें क्या था कि अंग्रेजों के सविनय जो ये कानून है इसका हम क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे, इसकी बात को नहीं मानेंगे। तो इसको लेकर चलाया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो उनके आश्रम साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और गुजरात के दांडी नामक जगह पर जाकर ये एंड हुआ था। बात करें चंपारण सत्याग्रह की, तो बिहार के चंपारण में 3 कटिया पद्धति थी, यानी कि आपको अपने खेत में, ठीक है, अपने खेत में नील उगाना जरूरी होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई का नारा इसी में दिया गया था। 1942 का ये मूवमेंट था, 8 अगस्त 1942 को, और सारे बड़े बड़े लीडरों को अरेस्ट कर लिया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद चलाया गया था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे तो 1 साल के अंदर अंग्रेजी सत्ता गिर जाएगी। स्टैगफ्लेशंस रेफर टू अ सिचुएशन व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय। स्टैगफ्लेशंस क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है महंगाई का बढ़ना, और डिफ्लेशन होता है मंदी। अब जब इन्फ्लेशन भी हो और बेरोजगारी भी हो, देखो अगर इन्फ्लेशन हुआ और उसकी वजह से लोगों को रोजगार मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी हो और लोगों से उनके रोजगार भी छिन जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। द डिमांड फॉर द नेसेसिटीज इज, तो एक होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहती है कि भाई प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कितना चेंज आएगा, वो उसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। अब ऐसी चीज जो ऐसी चीज जिनमें जल्दी चेंज आ जाता है वो इलास्टिक कहलाती है। जिनमें प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कोई चेंज ही ना आए वो इनइलास्टिक कहलाती है। और एक होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि जितना परसेंटेज चेंज हुआ प्राइस में उतना ही परसेंटेज चेंज हो गया डिमांड में। तो इसका सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री का ये बताता है कि कंट्री ने कितना इंपोर्ट करा, कितना एक्सपोर्ट करा, इंपोर्ट बिल कितना है, एक्सपोर्ट बिल कितना है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये इक्विलिब्रियम में कब आएगा कि जितना हमारा इंपोर्ट बिल है, यानी कि जितने पैसे का हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उतने पैसे का ही हम क्या करें, एक्सपोर्ट करें। इसके अलावा ये दिखाता है जैसे भारत में डॉलर की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हो रही है। वैल्यू एडिड मींस वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू एडिड का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस लेस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड नो सर्विस, ठीक है। तो वैल्यू एडिड का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो भाई इस सामान को बनाने में, ठीक है, इस सामान को बनाने में 10 रुपए लगे, ठीक है, इस सामान को बनाने में 10 रुपए लगे और ये सामान आपका बिक गया 15 रुपए में, ठीक है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बिका, ठीक है, जो रिसोर्सेस लगे वो लगे 10 रुपए के, और जो फाइनल जो प्रोडक्ट बना वो बना 15 रुपए का। तो जो 5 रुपए क्या हो गए, 5 रुपए वैल्यू एडिशन हो गया। द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी। जीएनपी होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट।
तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, इन दोनों के बीच का मेन चीज आपने समझनी है कि ग्रोस में और नेट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो मान के चलो आपने एक लाख रुपए की मशीन लेकर आया, ये 1 लाख रुपए की मशीन 5 साल में खराब हो जाएगी, 5 साल में आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो हर साल आपका 20,000 रुपए की मशीन क्या हो रही है, 20,000 रुपए की मशीन आपकी खराब हो रही है। लेकिन आप उसको काउंट अगर करते हो, ठीक है, अपना जो प्रॉफिट आया उसमें से 20,000 रुपए घटाते हो क्योंकि आपकी मशीन खराब हो गई उतने की, तो वो कहलाता है नेट। और अगर नहीं घटाते तो वो कहलाता है ग्रोस। ये अंतर होता है नेट में और ग्रोस में। तो आपको क्या घटाना पड़ेगा, अगर आपको जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा दे तो एनपी निकल जाएगा, या एनएनपी में डेप्रिसिएशन जोड़ देते हो तो जीएनपी निकल जाएगा। नेक्स्ट है हु डिसाइड अ बिल इज मनी बिल। तो मनी बिल का जो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में मेंशन है मनी बिल। ठीक है, ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं, 14 दिन के अंदर उनकी ना में भी हाँ मानी जाती है, वो इस प्रपोजल को रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो कौन डिसाइड करेगा कि कोई मनी बिल है या नहीं है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेंगे कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है। Which of the following countries is regarded as the home of Fabian socialism? तो फैबियन सोशलिज्म का जो होम है वो कौन सा है, इंग्लैंड। रशिया की राजधानी की बात करें मॉस्को, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, इटली की राजधानी रोम। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, इन प्लांट वाटर रिलेशनशिप सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट। तो इन प्लांट वाटर रिलेशनशिप के अंदर जो ये सिंबल किसके रिप्रेजेंट करता है, तो वाटर पोटेंशियल को ये रिप्रेजेंट करता है। सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अ मोलिक्यूल इन प्लांट कंपेरेबल टू हेमोग्लोबिन इन एनिमल्स। जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, एक ऑक्सीजन को कैरी करने वाला सब्सटेंस होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। इसी वजह से हमारे खून का जो रंग है वो लाल होता है। तो ऐसे ही पौधों में जैसे जो काम हमारे यहाँ पर हेमोग्लोबिन का है, तो पौधों में किसका होता है, तो पौधों में वो चीज होती है क्लोरोफिल की। इसकी वजह से ही पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है और ये सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करता है। इसके अलावा सेलुलोज, सेलुलोज घास में पाया जाता है और घास खाने वाले एनिमल्स को पचाने में ज्यादा टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एन एंटीजन इज, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी को फॉर्म, द स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीजन क्या करता है, शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है, जैसे ही आपके शरीर में बीमारी के रोगाणु लड़ने आते हैं तो आपका शरीर के जो जीवाणु है वो उनसे लड़ते हैं, मित्र जीवाणु इन्हें कहते हैं। ठीक है, अगर ये जीत जाते हैं तो आप बीमार नहीं होते, और अगर आपके शरीर के ये मित्र जीवाणु हार जाते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं। तो एंटीजन ऐसी चीज होती है जो आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाती है, यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है। ब्लड डज नॉट कोलोगेट्स साइड द ब्लड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, वो कह रहा है कि जो ब्लड है, खून है, वो किसकी वजह से नहीं जमता। ठीक है, तो हेपारिन की वजह से नहीं जमता। बाकी प्लाज्मा एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो ब्लड को फ्लूइडिटी देता है। हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, एटमॉस्फेयर लेयर फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। तो जो वायुमंडल है इसकी 5 लेयर होती है। सबसे नीचे वाली लेयर को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं जिसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है। दूसरी लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। पहली वाली जो लेयर है वो 14 किलोमीटर तक है, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक है। जो क्या करती है, ये 50 किलोमीटर तक वाले स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस पाया जाता है जो सूरज की पराबैंगनी किरणों को यहाँ तक नहीं आने देता। जो इससे अगली लेयर है 80 किलोमीटर तक, वो मीजोस्फेयर है। इसमें जो भी ऊपर से मीटियोर्स आते हैं, धूमकेतु आते हैं, वो बर्न हो जाते हैं। इससे ऊपर वाली जो लेयर है वो 400 किलोमीटर तक है जिसको हम थर्मोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम थर्मोस्फेयर बोलते हैं, और या आयोनोस्फेयर भी कहते हैं। और ये सिग्नल्स में यूज होते हैं, सैटेलाइट के और मोबाइल के सिग्नल्स में यूज होते हैं। लास्ट वाली जो लेयर है इसको हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। ठीक है,
एक्सोस्फीयर कहते हैं, और ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इसमें हल्की गैसें पाई जाती है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। द टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिकाज आर। तो साउथ अमेरिका में घास के मैदान हैं जिनको पंपास कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान हैं जिनको डाउन कहते हैं। एशिया में घास के मैदान हैं जिनको स्टेपीज कहते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। काउंटर्स आर द लाइन विच आर ड्रॉन जॉइनिंग द प्लेस हैविंग। तो कंट्यूर्स क्या होते हैं? समुद्र से इक्वल सी लेवल को, ठीक है, समुद्र से इक्वल हाइट वाले पॉइंट प्लेसेस को मिलाने वाले लाइन को हम कंट्यूर कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सो द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसके इफेक्ट को दिखाता है? तो इनकम के इफेक्ट को दिखाता है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वन इन विच इज नॉट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एग्रीकल्चर की प्राइस पॉलिसी से नहीं जुड़ा हुआ है? तो देखो, बफर स्टॉक, जितना एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया उसको स्टोर कर लिया जाता है, ये बफर स्टॉक कहलाता है। ठीक है। सपोर्ट प्राइस, सरकार वादा करती है कि भाई आप किस जो फसल है वो सरकारी मंडियों में इस कीमत पर बिक जाएगी, वो सपोर्ट प्राइस कहलाता है। इंपोर्ट यानी कि बाहर के देशों से सामान का आना क्या कहलाता है? इंपोर्ट कहलाता है। लेकिन लाइसेंसिंग किससे नहीं जुड़ी है? एग्रीकल्चर पॉलिसी से नहीं जुड़ी है, खेती की पॉलिसी से नहीं जुड़ी है लाइसेंसिंग। इफ अ गुड हैज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज। देखो, एक वस्तु होती है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स में क्या होता है? ये जितनी सस्ती होती है ना, लोग बाग इनको खरीदना कम कर देते हैं। ये लो क्वालिटी की गुड्स होती है। ठीक है। लोग इनको ये समझते हैं कि भाई क्या है कि भाई ये अगर ये सस्ती है तो ये खराब होगी, तो इसलिए लोग इनको खरीदते नहीं है। अब अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो लोग बाग गिफन गुड्स खरीदना बंद कर देंगे। ठीक है। और जितना इनका प्राइस बढ़ेगा उतना लो इनकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। तो ये ऐसी गुड्स को हम क्या बोलते हैं? गिफन गुड्स बोलते हैं। ये लो क्वालिटी गुड्स होती है। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे जीके के मॉडल टेस्ट पेपर के 25 क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय